हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। फिर अपन ने उसमें देखा था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए लिक्विड वेपर फेज के डायग्राम कैसे होते हैं और वो अपन क्यों पढ़ते हैं, उनके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, राइट। तो आज बच्चों अपन को सॉल्यूशन का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्चुअली जब भी सॉल्यूशन की बात आती है ना, तो अपन क्या सोचते हैं कि यार एक लिक्विड लिया और उसमें अपन ने एक सॉलिड को डाला और उससे अपन ने सॉल्यूशन बनाया। तो आज अपना यही टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अपने को इसी की स्टडी करनी है, तो इसके ऊपर बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। सो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज मोस्ट कॉमनली हैपन्स, है ना, इन द रियल लाइफ, है ना। तो बच्चों होता क्या है, हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, जो क्या होता है यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट लेंगे, वो क्या होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लिक्विड सॉल्वेंट, है ना। अब यहाँ पे जो मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करूँगा, ठीक है, वो हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। सॉल्यूट वो हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा, राइट। तो बच्चों क्या होता है कि हम जब भी इस तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें अपन क्या लेंगे, जो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट होगी वो सॉलिड होगी और सॉल्वेंट की क्या होगी, लिक्विड होगी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें है ना सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे इस लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है। अपन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा कि, और इसको अपन ना विगरसली स्टीयरिंग भी करते जा रहे हैं। स्टीयरिंग मतलब इसको घुमाते जा रहे हैं, जैसे आप घर पे करते हो ना कि इसमें अपन ने चाय में अगर अपन ने शुगर अपन ने मिलाई तो उसको अपन क्या करते हैं, स्पून से डिजोल्व करते हैं, इससे है ना विगरसली स्टीयर करते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें डिजोल्व हो जाए और अपने को शुगर का टेस्ट टी में हमें पता लगे। तो सेम थिंग अपन यहीं पे कर रहे हैं बच्चों, अपन यहाँ पे इसमें सॉलिड सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं और फिर इसको विगरसली स्टीयरिंग करते जा रहे हैं, हाँ, स्टीयरिंग करते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिजोल्व होता जा रहा है। अब ये डिजोल्व तो होता जा रहा है, अपन क्या करते हैं, और फिर डिजोल्व है ना, इसको स्टीयरिंग करते करते और भी सॉल्यूशन और भी सॉल्यूट इसमें ऐड करते जा रहे हैं। अब बच्चों अब इसमें आप सॉल्यूट ऐड ही करते जा रहे हो, तो इसमें एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आप जो उसके बाद जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे ना, है ना, और भले कितना ही विग्रेसली आप उसकी स्टीयरिंग कर दो तो वो सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा इसमें, वो पूरा का पूरा सॉलिड इसमें अनडिजोल्व रहेगा और वो अनडिजोल्व इसके कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो जब ये स्टेज आ जाती है तब इस तरीके के सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक बार अपन फिर से समझते हैं बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते गए और उसको स्टीयरिंग भी करते जा रहे हैं। फिर ऐसे डिजोल्व करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि उसके बाद अगर हमने सॉलिड को डिजोल्व किया उसमें, तो फिर वो उसमें डिजोल्व करने का ट्राई किया तो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। सो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो अपन अब इसका सॉलिड और लिक्विड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं बच्चों, क्या होती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन which remain in contact with undissolved solute, remain in contact with undissolved solute is termed as saturated solution.
is termed as saturated solution. ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। तो ये इसमें डिजॉल्व करते जाना, और जब तक कि हमारे पास अनडिजॉल्व सॉल्यूट नहीं आता तब तक सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, तब तक हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड नहीं बोल सकते। सैचुरेटेड कब बोलेंगे, जब तक कि इसमें अनडिजॉल्व सॉल्यूट नहीं आ जाता। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें है ना, अब क्या होता है कि हर एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ना इसमें ना अलग अलग, मान लो कोई अगर वाटर लेते हैं उसमें अगर अपन शुगर डिजॉल्व करते हैं तो वो कुछ अमाउंट तक डिजॉल्व होगी, वाटर ज़्यादा लेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में कोई सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो सकता है उस चीज़ को हम अपन बच्चों क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी अपन किस में डिफाइन करते हैं, पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी सॉल्युबिलिटी। तो एक बार अपन यहाँ पे बच्चों सॉल्युबिलिटी की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो नाउ वी आर, क्योंकि हमें देखना तो पड़ेगा कि यार कोई इनका सॉल्यूशन कितना सैचुरेटेड है ना, तो उसके लिए हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट the amount of solute dissolved in 100 gram of a solvent, 100 gram of solvent to form a saturated solution. To form a saturated solution at a given temperature. At a given temperature is called at a given temperature is called the solubility, is called the solubility of a solute in the given solvent at a given temperature. ओके, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी, कि सॉल्यूट का अमाउंट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना डिजॉल्व हो रहा है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, सो दैट टर्म इज डिफाइंड एज द सॉल्युबिलिटी। राइट बच्चों, क्लियर है ये सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होपफुली क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि यार सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ना फिनोमिना क्या होता है, ये कैसे बनता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं फिनोमिना ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी होपफुली क्लियर होगी बच्चों सबको। नाउ अब बच्चों अपन स्टडी कर रहे हैं फिनोमिना ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों ये फिनोमेना क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, जैसे जैसे आप है ना सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाते हैं तो इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल इसमें डिफ्यूज होता जाता है ना। सॉलिड पार्टिकल कुछ तो डिफ्यूज हो जाते हैं जो उसमें डिसॉल्व हो गए, और दूसरा क्या होता है कि जब इनकी सॉलिड और सॉलिड की कोलिजन होती है ना, सॉल्यूट के साथ कोलिजन होती है तो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो पहला वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन एंड सेकंड वाला पार्ट है रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो दो फिनोमेना क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, इसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों। ए पार्ट है डिसोल्यूशन
ठीक है, डिसोल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट लीविंग द सॉलिड and dissolving in the solvent. ओके, एंड सेकंड पार्ट क्या होता है बच्चों, सारे के सारे पार्टिकल उसमें डिसॉल्व नहीं हो जाते, कुछ क्या होंगे बच्चों, रिक्रिस्टलाइज भी होंगे। तो सेकंड पार्ट को इसमें अपन बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल रिटर्निंग इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, आफ्टर द कलीजन। ठीक है, रिटर्न क्यों करते हैं बच्चों, ये इसका रीजन है कि इनकी सॉलिड के साथ ही कलीजन, आफ्टर द कलीजन विद द सॉलिड, है ना, इनके सॉलिड के साथ ही, सॉलिड सॉल्यूट के साथ ही कोलिजन होती है, उसके बाद ये वापस से सॉलिड फॉर्म में रिटर्न कर जाते हैं। तो इसका फिनोमेना क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने का ये दो पार्ट होते हैं। पहला होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, और दूसरा क्या होता है पार्ट, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे ही हमने सॉलिड को डाला वो वापस से सॉलिड के फॉर्म में वापस आ गया, है ना, तो मतलब डिसॉल्व नहीं हुआ, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन। ओके, नाउ अब बच्चों है ना, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम, जब पूरा का पूरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाता है तब इनका एक इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है। वो इक्विलिब्रियम सेटल कैसा होता है कि जो सॉल्यूट होगा सॉलिड में, ठीक है, और जो सॉलिड डिसॉल्व हो गया, इनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है, तब जाके हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इनके बीच में सॉल्यूट जो सॉलिड के फॉर्म में रह गया और सॉलिड जो डिसॉल्व हो गया, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तब अपन बोलते हैं कि यार हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया। राइट, क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक आपको होपफुली सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इसमें अपन को क्या क्या चीज़ समझनी थी, दो पार्ट समझने थे, डिसोल्यूशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्यों है, कैसे बनाते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, और अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बनेगा। तो अपन उसके लिए क्या देखा अपन ने कि सॉल्युबिलिटी, उसके लिए अपन ने टर्म देखी थी एक सॉल्युबिलिटी। राइट, अब बच्चों है ना, इसी में ही अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। So the next part is supersaturated solution. So the next part is supersaturated solution। अब बच्चों सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि हमारा जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अब अगर हम इसका ना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, इसके नीचे से अगर अपने फायर लगा के इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद अगर आप और सॉलिड सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करोगे तो वो और डिसॉल्व होता जाएगा। ऐसा करते करते अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सॉलिड सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होता ही जाएगा, है ना। तो अब क्या हो गया कि उस हाई टेम्परेचर पे तो सॉलिड सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया, लेकिन जब आप उसको फिर से कूल करोगे तो फिर क्या होगा कि वो सॉलिड सॉल्यूट वापस से अनडिसॉल्व होके वापस आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, और वापस से वो जो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था एक्सेस अमाउंट में, वो वापस से अनडिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके जो हाईली सैचुरेटेड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होते क्या है एक्चुअली कि हाई टेम्परेचर पर ले जाके अपन इसमें सॉल्यूट को जो डिसॉल्व होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट बच्चों, तो एक बार बच्चों ना इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए सैचुरेटेड solution is prepared at a higher temperature is cooled, इसको हम ठंडा कर रहे हैं, is cooled, it gives a solution which usually more of solute than required for saturated solution. At that temperature. ठीक है, जब आपने उसे कूल किया तो उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा है। ठीक है, देन सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। Such a solution is called as super saturated solution. अब बच्चों क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं और जैसे ही आप जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे ये वापस से क्या होंगे कि उनका जो सॉलिड जो एक्सेस सॉलिड था वो वापस से अनडिजॉल्व हो जाएगा और वापस से क्या बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों होपफुली आपको ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, कि इसको हायर टेम्परेचर पे ले जाके ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, फिर जैसे ही इसको कूल किया तब अपन देखेंगे कि यार जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए जितना सॉल्यूट रिक्वायर्ड था उससे इसमें ज़्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, राइट। एंड चलो, तो ये तो था बच्चों हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अपन ने अभी क्या देखा कि यार चाहे अपन सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनाए चाहे सुपर सैचुरेटेड बनाए, है ना, इसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे वो डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है ना, तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूट और सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, so now we are studying factors affecting the solubility. So now we are studying factor affecting the solubility of solute in liquid, सॉल्यूट की लिक्विड में। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक है। तो मेनली 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करता है। एक तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्ड वन है टेम्परेचर, राइट। तो 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉलिड सॉल्यूट की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड इज टेम्परेचर, है ना बच्चों।
तो अब अपन इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके स्टडी करते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन नेचर ऑफ सॉल्यूट से। So we are going to start with first factor, nature of solute। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट में क्या है बच्चों, मेनली जो भी सॉलिड सॉल्यूट होता है ना उसको अपन है ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से, एक तो होगा बच्चों आयनिक और दूसरा होगा नॉन आयनिक। ठीक है, अब पहले अपन बात कर लेते हैं आयनिक। आयनिक में बच्चों क्या होते हैं, ये सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो आयन से बने होते हैं। अब आयन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। एक आयन होता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। तो आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूट के लिए है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इनके बीच में जो, इनके आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उनकी लैटिस एनर्जी, है ना। तो इनकी लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। तो फॉर आयनिक सॉल्यूशन इनके लिए सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, चलें आगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, या इसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब अपन देखते हैं बच्चों, अगर लैटिस एनर्जी किसी सॉल्यूट की ज़्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी वो सॉल्वेंट में कम डिजॉल्व होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी कम होगी। और लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका। एक तो हमारा था इसकी आयनिक के, हमने ये देखा कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लैटिस एनर्जी का देखा। फिर सेकंड पार्ट है इसकी बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। सेकंड पार्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। अब बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब अपन सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं तो है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी तो है ना, ये आयनिक सॉल्यूट उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी कम रिलीज होगी उतना ही सॉल्यूट कम डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो इससे अपन कैसे इनका फैक्टर समझेंगे, अगर हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज कम होगी, है ना। तो इसमें तो सेम रिलेशन है लेकिन इसमें इनवर्स रिलेशन है। अपन को ये चीज़ का ध्यान रखना है फॉर आयनिक सॉलिड सॉल्यूट, है ना। तो बच्चों ये तो अभी तक अपन ने जो बात करी थी वो आयनिक सॉलिड सॉल्यूट के लिए बात करी थी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड सॉल्यूट के लिए। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। दो ही चीज़ अपन को इसमें ध्यान रखनी है कि पहले तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि उनके बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे और वो क्या होगा बच्चों, डिजॉल्व नहीं होंगे अपने सॉल्वेंट में, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इनकी लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, लैटिस एनर्जी जितनी कम सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा।
ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी, इसी में ही। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, अभी मैंने बताया हाइड्रेशन एनर्जी, जब भी हम किसी भी सॉलिड को सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस में ना एनर्जी रिलीज होती है, तो इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी कम रिलीज हुई सॉल्युबिलिटी वो उतना ही कम सॉल्युबल होगा। तो ये तो था बच्चों आयनिक के लिए। अब अपन बात करेंगे नॉन आयनिक के लिए, नोट डाउन करो इसे, फिर मैं रब करता हूं इसे जल्दी से। सो फॉर नॉन आयनिक, बता दो इसे बच्चों। सो फर्स्ट वन जो था आयनिक के लिए था, अब नॉन आयनिक में बच्चों अपन इसको दो पार्ट में डिसॉल्व कर देते हैं, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व किस में होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से डिसॉल्व किस में होगा, इन पोलर सॉल्वेंट, है ना। इसमें आपको एक टर्म याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर से सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट ये डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अगर ये रेसिप्रोकल होंगे, मतलब कि अगर आपको पोलर को आपने नॉन पोलर में डिसॉल्व किया तो उनकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो सॉलिड सॉल्यूट के केस में, नॉन आयनिक के केस में, है ना, अगर सॉल्यूट पोलर होगा तो हमें सॉल्वेंट में कैसा लेना चाहिए, पोलर लेना चाहिए, ताकि सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो हमें सॉल्वेंट भी नॉन पोलर लेना है, ठीक है, ताकि इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो, है ना, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर इसका हमने उल्टा ले लिया, अगर पोलर को नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर अपन ने डिसॉल्व किया तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, बहुत कम होगी, और ऐसे नॉन पोलर को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ में आया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अपन ने क्या पढ़ा, पहला हमने ये देखा कि हमने सॉलिड को जो सॉल्यूट था उसको अपन ने दो पार्ट में किया, आयनिक और नॉन आयनिक। फिर आयनिक के लिए हमने देखा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका डिसॉल्व कम होगा, मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम, लैटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। फिर हमने आयनिक में दूसरा पार्ट देखा था कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी कम। फिर आते हैं नॉन आयनिक में। नॉन आयनिक में अपन ने एक वर्ड याद रखना है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब सेम होने चाहिए, वो उसको ज़्यादा डिसॉल्व करेगा। अगर पोलर नॉन आयनिक सॉलिड हमारा पोलर है तो हमें इसको पोलर सॉलिड में डिसॉल्व करना है, वो नॉन पोलर है तो हमें इसको नॉन पोलर में से डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। अगर हमने डिसिमिलर किया तो फिर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो था बच्चों हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट का पार्ट, ठीक है। नोट डाउन फास्ट, इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में बच्चों फॉर आयनिक, पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉल्यूट की, है ना, जो आयनिक सॉल्यूट होगा उसकी बात कर रहे हैं। ये उसमें ज़्यादा डिसॉल्व होगा जिसमें सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। आयनिक सॉल्यूट के लिए अपन क्या बात करेंगे, आयनिक सॉल्यूट कौन से सॉल्यूट में ज़्यादा डिसॉल्व होंगे, जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो जैसे अगर अपन वाटर की बात करते हैं, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 80। इसके बाद अगर अपन मिथाइल अल्कोहल की बात करेंगे, ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल का बच्चों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है 33.5। बेंजीन की बात करेंगे अपन, बेंजीन का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है 2.3। तो जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ इस केस में आयनिक सॉल्यूट के लिए जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है।
ठीक है, तो सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा आयनिक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, है ना। तो ये तो था बच्चों आयनिक सॉल्यूट के लिए। सेकंड पार्ट आ जाता है फिर वापस से नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए। तो इसमें बच्चों तो हमें सॉल्यूट, इसमें सॉल्वेंट कैसा लेना है, डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट लेना है ना। अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा सॉल्वेंट ऐसा लेना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लाइक वाटर। ओके बच्चों, फिर अपन बात करते हैं नॉन आयनिक सॉल्यूट की, है ना। तो नॉन आयनिक सॉल्वेंट, इसमें भी अपन को सेम वही याद रखना है कि जो पोलर सॉल्वेंट होगा, जो पिछला अपन ने पढ़ चुके हैं, पोलर सॉल्वेंट किस में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में कौन ज़्यादा डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्यूट। ठीक है, सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन ज़्यादा डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दो मेन चीजें याद रखनी है आयनिक और नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए। चलें आगे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, दैट इज टेम्परेचर। So our third factor affecting the solubility of solids in liquids is temperature। बच्चों इसके लिए ना पहले मैं आपको टेम्परेचर के साथ में ना सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा वैरी करती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ना एक बार कर्व इसकी बता देता हूँ कि टेम्परेचर के साथ में कैसे वैरी करती है। इधर अपन टेम्परेचर लिख लेते हैं, मान लो 0 से लेके 100 डिग्री तक है। इधर हम क्या लिख रहे हैं, टेम्परेचर। ठीक है, इधर अपन क्या लिख देते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो पर 100 ग्राम, है ना, पर 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है वो अपन यहाँ लिख रहे हैं, है ना। तो अब अपन देखो बच्चों, अलग अलग मैं सॉल्यूट के लिए कर्व बनाऊंगा। वो कर क्या आएगी, यहाँ पे अपन 0 से लेके 200 तक ले लेते हैं। ये पर 100 ग्राम में कितना ग्राम डिजॉल्व है, 200 तक ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग सॉल्यूट के लिए कर्व ये ड्रॉ करूंगा। तो बच्चों NaCl के लिए कर्व देखोगे तो ऐसी आती है कुछ, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप है ना KCl की देखोगे कर्व, कुछ इस तरीके की आएगी। ठीक है, कि NH4Cl की देखोगे थोड़ा सा इससे और ऊपर जाएगा। KBr की देखोगे बच्चों तो ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, KI की और ज़्यादा ऊपर। ओके, देन AgNO3 की बिल्कुल यहाँ जाती है। तो बच्चों ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है कि टेम्परेचर के साथ में पर 100 ग्राम सॉल्युबिलिटी अगर हम पर 100 ग्राम देखें तो कैसे वैरी करती है। NaCl के लिए अलग अलग वैरी करती है, KCl के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो सबके लिए अलग अलग वैरी करती है ना। तो हम ऐसे एक एक तो स्टडी करेंगे नहीं, तो हम जो जनरल फिनोमिना वैरी होता है टेम्परेचर के साथ में, हम सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे। और अगर अपन को हर एक सॉल्यूट का देखना कि कैसे वैरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ में, सॉल्युबिलिटी कैसे वैरी कर रही है, तो हमें उसकी एक एक की कर्व की स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने इसकी कुछ सॉलिड सॉल्यूट की एक कर्व बना के दिखाई है आपको कि इस तरीके से वैरी करती है। अब अपन है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जनरल फिनोमिना बना लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी की कैसे अपन को रिकॉग्नाइज करनी है, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसके साथ में फिनोमिना क्या है, फर्स्ट है इफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व, if a solute dissolve with absorption of heat, अगर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, देन solubility increases when
टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड जो है इसमें टेम्परेचर का, इफ अ सॉल्यूट dissolve if a solute dissolve with the evolution of heat, the solubility decrease विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो दो चीज़ अपन को बस मेनली याद रखनी है। जनरल फिनोमेना क्या है कि अगर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है विद द हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में, और अगर इवोल्यूशन के साथ में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चों ये तीन फैक्टर थे जो अपन ने डिस्कस किए, फैक्टर अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड्स, है ना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार फटाफट, है ना, अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, है ना, वो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं कि सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉलिड की सॉल्यूट में पर 100 ग्राम में अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब अपन सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन एक छोटे से डिश लेंगे, है ना, और उसका मास लेंगे। तो हमारा मास ऑफ एम्प्टी डिश क्या आ जाएगा, लेट अस सपोज W ग्राम आ गया। अब इस डिश में अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन मिला दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, मास ऑफ डिश प्लस सॉल्यूशन, ये हमने ले लिया W1 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, एक एम्प्टी डिश ली, उसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया, तो उसका जो मास आया टोटल डिश प्लस सॉल्यूशन का W1 आया, और एम्प्टी डिश जो हमने शुरुआत में ली थी उसका मास क्या था, W ग्राम। तो बच्चों मेरे को यहाँ से अपन बता सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिंपल है, डिश प्लस सॉल्यूशन का मास W1, एम्प्टी डिश का W, तो सॉल्यूशन का मास क्या आएगा, W1 माइनस W ग्राम। राइट, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन डिश प्लस सॉल्यूशन का जो मास आया था ना, इसको हम हीट करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सॉल्वेंट है ना वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड बोलते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि जो सॉल्वेंट है ना वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट जो सॉल्वेंट हो जाएगा तब हमारे पास क्या बचेगा, एक तो डिश बचेगी और दूसरा उसमें जो सॉलिड सोल्यूट था उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिड्यू, वो रेजिड्यू बचेगा, है ना। तो अब अपन यहाँ पे लिख रहे हैं मास ऑफ डिश प्लस रेजिड्यू, वो बच्चों मैंने ले लिया W2 ग्राम। ठीक है, तो अपने पास जो सॉल्यूट बचेगा मतलब रेजिड्यू जो बचेगा उसका मास कितना आएगा, मास ऑफ रेजिड्यू कितना आएगा, W2 माइनस W ग्राम। ठीक है, एम्प्टी डिश का मास हटा दो तो हमारे पास रेजिड्यू का मास आ जाएगा। अब बच्चों हमें ना मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, हम निकाल चुके हैं यहाँ पे W1 माइनस W ग्राम। मास ऑफ रेजिड्यू कितना आएगा, ये रहा W2 माइनस W ग्राम। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, W1 माइनस
W2 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम W1 माइनस W2 को अपन क्या बोलते हैं, Y ग्राम, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, रेजिड्यू को X ग्राम। ठीक है, इसको अपन ने बोला X ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी बच्चों अपन कैसे निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी अपन निकालेंगे X अपॉन Y इंटू 100। राइट बच्चों, क्लियर है। तो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे सॉल्युबिलिटी, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये X आ जाएगा, रेजिड्यू मतलब सॉलिड का मास, और सॉल्वेंट का मास जो इवापोरेट हुआ है वो कितना है, Y ग्राम। तो पर 100 ग्राम में लेनी है हमें सॉल्युबिलिटी, तो कैसे आएगी, X अपॉन Y इंटू 100। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज दी हाउ टू कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी। अब बच्चों फटाफट से हम इसके ऊपर है ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, होपफुली सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज 50 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड aqueous solution of potassium chloride at 30 degree Celsius is evaporated to dryness। when 13.2 gram of dry KCl was obtained। ठीक है, so now we have to calculate the solubility of KCl in water at 30 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चों। ये हमें कैलकुलेट करनी है इसकी सॉल्युबिलिटी। अब हमें देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 50 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। KCl का ये सॉल्यूशन किसका है, KCl प्लस वाटर का। एक्वा सॉल्यूशन बोला इट मींस वाटर का, है ना। अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन का टोटल हुआ है ना वो कितना है, मास 50 ग्राम। तो हमारे पास बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन जो है गिवन है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन किससे बना है, एक तो वाटर है और इसमें सॉलिड KCl है, और इसका मास कितना है बच्चों 50 ग्राम, है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, इवापोरेट कर रहे हैं। इवापोरेट किया, ड्राई ना हीट किया, तो इवापोरेट करने के बाद जब इसको ड्राई किया तब अपने को KCl कितना मिला है, 13.2 ग्राम ऑफ ड्राई KCl वॉज ऑब्टेन। तो हमारे पास इधर बच्चों मास ऑफ KCl कितना आया है, 13.2 ग्राम। तो यहां से हम बच्चों आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 50 माइनस 13.2 दैट इज इक्वल्स टू 36.8 ग्राम। मास ऑफ वाटर हमारे पास आ गया ये। अब सॉल्युबिलिटी अपन कैसे चेक करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो इसकी जो बच्चों सॉल्युबिलिटी आएगी ना KCl की, वो आएगा मास ऑफ KCl अपॉन मास ऑफ वाटर इनटू 100।
ठीक है, तो ये कितना होगा 13.2 अपॉन 36.8 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 35.87 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो पर 100 ग्राम में KCl कितना डिजॉल्व होगा 35.87। ये परसेंटेज में निकाला है, लेकिन है ना अपन एक्चुअली इसको रीड कैसे करेंगे, पर 100 ग्राम में सॉलिड कितना डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज 35.87 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अपन ने सॉल्युबिलिटी और सॉलिड्स इन लिक्विड्स में आज जो भी स्टडी किया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या फिनोमिना होते हैं, कौन सा फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करते हैं, और फिर हम सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस लेक्चर को 1-2 बार देखना, ठीक है, इसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।